नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। मैं हूं निशांत कुमार और सीरीज चल रही है। चैप्टर 2 है मैथ्स का पॉलिनोमियल, है ना। इससे पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने पॉलिनोमियल का बेस बताया है कि क्या क्या चीज़ें पॉलिनोमियल होती हैं, यानी कि बहुपद में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या कंटेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बहुपद पहचानेंगे। और उसके अलावा अलग अलग तरह के बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, और द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद कौन से होते हैं, द्विपदी कौन से होते हैं, त्रिपदी कौन से होते हैं, है ना। ये सब मैंने उसमें बताया है, ठीक है। उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास जो है उसमें बताई हैं। उसके अलावा जो सेकंड क्लास है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की, चैप्टर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बाइलिंगुअल चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में। कोशिश करूंगा कि जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही दोनों में चल रही है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, दोनों को समझने में आसानी हो, हर चीज़ एक पैटर्न में हो, तरीके से हो, तो वो हम लेकर के चलेंगे ताकि करने में किसी को भी दिक्कत ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्लासेस केवल यूपी बोर्ड वाले ले सकते हैं या फिर केवल सीबीएसई वाले ले सकते हैं। ये जो है हर बच्चा क्लास ले सकता है, जिसको चाहे हिंदी में पढ़ना हो चाहे इंग्लिश में पढ़ना हो, ठीक है। हम बाइलिंगुअल चलेंगे, दोनों लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 में क्या चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें मेन एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है बहुपद का शून्यांक, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यांक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, किसी बहुपद में x लेकर के चल सकते हो, या फिर ये कर सकते हो चर का वह मान जो पूर्ण बहुपद को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है, ठीक है। देखो, किसी बहुपद में चर का वह मान जो पूर्ण बहुपद को शून्य कर दे, वह मान क्या कहलाता है, वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। अब इस स्टेटमेंट को समझो जरा एक बार, क्या कहना चाहता है। जैसे मान लो एक बहुपद लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 3x, या सिंपल ले लो बिल्कुल, जिसको समझने में आसानी होगी, x प्लस 1। हमने एक बहुपद दे दिया, क्या है ये, बहुपद है। अब इसको इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोला जाएगा इसको, पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x, इस तरह से p और ब्रैकेट में x ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, x प्लस 1। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x जो है वेरिएबल है, और
1 यानी कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि x का कौन सा मान इस बहुपद को 0 यानी कि 0 कर देगा। कि भाई मैं x में यहाँ पर क्या रखूँ कि कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा 0 हो जाए, है ना, ऐसा क्या रख सकते हैं। तो मान लो अब यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू। मान लो मैंने निकाला P0, भाई x है तो x रखा हुआ है। अब मान लो P0 पॉलिनोमियल ऑफ 0, ठीक है। अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 + 1 और आंसर आएगा 1। इसका मतलब यहाँ तो आंसर 1 बच गया, 0 तो आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0, यहाँ पर हमने यही तो रखा है, x बराबर 0 रखा है, तभी तो ये P0 हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का शून्य नहीं है। आगे बात समझ। चलिए अब मान लो हम रखते हैं x बराबर -1। क्या रख रहे हैं हम, x बराबर -1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p -1। जब इसको रखा जाएगा तो x की जगह -1 और +1 पहले से ही है, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। जब हमने 0 रखा और P0 हुआ तब पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 1। लेकिन जब हमने x बराबर -1 रखा तब P-1 हुआ और जो वैल्यू आई वो आई 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x = -1 यानी कि -1 इस बहुपद का एक शून्यांक है। आगे बात समझ में। क्या हो जाएगा कि x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यांक है। क्यों? क्योंकि -1 ने इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, है ना। क्या कर दिया, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 क्या है, इसका एक पॉलिनोमियल है। आगे बात समझ में। चलो अब एक और बहुपद लेकर के देखते हैं, उससे और बेहतर चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो हमने ले लिया x² -4। अब एक हमने px ले लिया x² -4। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें इस पॉलिनोमियल को x की कौन सी वैल्यू 0 कर सकती है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ है, रखने को तो हम इसमें बहुत सारे नंबर रखते जा सकते हैं, 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे मैं अभी दोनों तरीके बता रहा हूँ कि अगर हम वैसे रैंडमली अगर वैल्यू रखते चले जाएंगे तो क्या होगा, और अगर डायरेक्ट हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो दोनों चीज़ें हम बता करके चलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखो मान लो हमने क्या किया, x = 1 रखा, तो क्या हुआ, ये हो गया P1। जब P1 हुआ तो यहाँ पर आया 1 और 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस रहा 4, और यहाँ पर क्या हो गया 1 - 4 = -3। अब आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब ये x = 1 तो इस पॉलिनोमियल का शून्यांक नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। अच्छा अब रखते हैं, मान लो x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर, तो क्या हो जाएगा, p 2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 आ गया, 2 का हो गया स्क्वायर -4, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 4, और इसका मतलब ये हो जाएगा 0। इसका मतलब कि x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का एक शून्यांक है, x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का x² -4 का एक शून्यांक है। हो गई बात क्लियर। अच्छा अब और वैल्यू रख के देखते हैं। मान लो हमने रख दिया x बराबर -1। क्या रखा है इस बार, x बराबर -1, तो हमारे पास आएगा p-1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन -3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अगेन वहाँ पे 1 आएगा, 1 - 4 = -3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर आप x बराबर -2 रखोगे तो क्या होगा, इसको इधर रख लेते हैं, x बराबर -2 रखा हमने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p-2, और
फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह से आएगी, -2 का स्क्वायर और -4, ठीक है। तो जब आप -2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 आ गया, और अगेन यहाँ पर क्या है 4, तो इसका मतलब ये हो गया 0, ठीक। तो -2 रखने पर भी क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब -2 भी इसका एक शून्य होगा, एक 0 होगा। आगे बात समझ में, देखो दोबारा से समझो, बिल्कुल आराम से समझना, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बहुत प्यार से। भाई हमने एक पॉलिनोमियल लिया x² -4, सिंपल बात है। अब हमने क्या किया कि हमने बारी बारी से उसमें वैल्यू रख के देखी और ये जानने की कोशिश की कि कहाँ पर वो 0 होगा। जब हमने 1 रखा, 1 रखा तो आंसर आया -3, ठीक। जब हमने 2 रखा तो आंसर आया 0। इसका मतलब x = 2 पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x = 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² -4। आगे बात समझ। इसी तरह से जब हमने x बराबर -1 रखा तब अगेन -3 आया आंसर, जो कि इसको 0 नहीं करता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब हमने दोबारा x बराबर -2 रखा, तब हमें वैल्यू मिली 0, तो हम कह सकते हैं कि x = -2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो, जब हमने एक x -1 का x + 1 या x -1 यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लो, Vx = ऐसा लो, x + 1 हो या x - 1 हो, ऐसा हो कि उसमें x की पावर केवल 1 होनी चाहिए, x की पावर बिल्कुल 1 होनी चाहिए। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है ना। अच्छा, अब जब हमने दूसरा लिया, जब सेकंड px लिया, वो सेकंड क्या था, x² -4, तो ये लिया, तो हमने देखा कि जब हमने px = x + 1 का जब 0 निकाला था तो केवल एक 0 आया था, जो कि था -1। इसका क्या आया था, इसका आया था x = -1, ठीक है। जब हमने x² -4 का निकाला तो हमें यहाँ पर मिले 2, एक तो मिला x + 2 और -2, ठीक है। यानी कि 2 नंबर्स पे ये पॉलिनोमियल 0 होता है, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरह से चलती चली जाएगी कि अगर x की पावर 1 है तो केवल एक 0 होगा, अगर x की पावर 2 है यानी कि चर की घात 2 है तो इसका मतलब दो नंबर ऐसे होंगे जिनको पॉलिनोमियल में रखने पर वो नंबर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 घात वाले पॉलिनोमियल के हमेशा अधिकतम 2 जीरोस होंगे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से 1 वाले का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 तक ही रहेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर हम इसी तरह से x³ वाला कोई पॉलिनोमियल ले लें, मान लो हमने क्या ले लिया, x³ -9 हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, +9 कर लो इसको, ठीक है। और अगर हम इसमें ठीक है, अब अगर हम इसमें x = -3 रखते हैं तो ये वाला पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -3 का जब आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -27 आएगा और फिर ये +27 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। अब हालांकि इसके और भी जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन अधिकतम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जितनी घात पॉलिनोमियल की होगी उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते। 4 घात वाला है तो उसके 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, 5 घात वाला है तो उसके मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है, जो भी जैसे भी पॉलिनोमियल की पावर या डिग्री बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह से उसके जीरोस की नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। आगे बात समझ में, चलिए
तो ये था कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि एक तरीका और है कैसे निकालते हैं। ये डेफिनेशन तो आपने देखी भी होगी, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और अभी हम देखते हैं आगे। क्या करना है, देखो जैसे हमने अभी लिया था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिया था हमने। अब मान लो मुझे डायरेक्टली निकालना है कि भाई इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसा है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये ज़ीरो हो गया भाई, जब हम इसमें कोई नंबर रखेंगे और वो इसका ज़ीरो होगा तो यानी कि वो इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा, है ना। तो हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, अगर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा तो x की क्या वैल्यू होगी, है ना। अगर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है तब x की क्या वैल्यू होगी, हम ये पहले से ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है इधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, x इधर हो जाएगा और इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट 4 और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और x आ जाएगा प्लस माइनस 2। अभी जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 आया था, जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये ज़ीरो हो गया था, ये बहुपद ज़ीरो हो गया था। तो वही दोनों वैल्यू हमने डायरेक्ट निकालनी है। अब हमें पता चल रहा है कि प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों में से कोई भी अगर हम इसमें रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। निकल गया ना इस तरह से। मान लो कि पहले से ही वो ज़ीरो, पहले से मान लो कि वो ज़ीरो है और हमने जो है इसको इस तरह से निकाल दिया। कोई भी हो, मान लो आपने जैसे ले लिया px ले लिया आपने, x प्लस 1 ले लिया, अब आप इसका जानना चाह रहे हो तो पहले से ही px को क्या रख लो, px को 0 मान लो। अगर px को 0 मानोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो -1 आएगी, यानी कि -1 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब जब हम सिंपल एग्जांपल से पढ़ के चल रहे हैं तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब बड़ी चीज़ आएंगी तो इसको निकालने में आसानी होगी। आपको केवल इस पॉलिनोमियल को 0 रख करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने वो निकाल ली तो आप इस पॉलिनोमियल के 0 तक पहुंच जाओगे। आगे बात समझ में। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने हमसे क्या क्या जानने की कोशिश की है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। और अलग अलग x पर, एक तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 और एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा, तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यू को रख के देखना है और उसकी वैल्यू हमें आंसर में बताना है, ठीक है। तो जब p 0 हुआ, जब p 0 हुआ तो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटू में 0 का स्क्वायर और प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 और आ जाएगा 3, तो इसमें आंसर क्या हो गया, p0 पर
3। P0 पर क्या आ गया 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल 3 हो जाता है। आगे बात है, अब इसी तरह से p-1 रखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू -1 -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अगर हम -1 निकाल रहे हैं तो x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, इस x की जगह पर -1 प्लस 3। सिंपल चीज़ें, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ज़्यादा मुश्किल करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई नई चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, अरे ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। नहीं भैया, इसमें सिंपल चीज़ें हैं, वैल्यू उठा के सीधे पुट कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1, तो यानी कि यहाँ पर -4 रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। अच्छा, कई बार जो बच्चे हैं वो इस कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। बोर्ड मास के रूल से आपको इसको सॉल्व करना है। जो बोर्ड मास का रूल कहता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर इससे करोगे, भले ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है लेकिन नंबर तो बड़ी क्लासेस में मिलेंगे ना, और तरीका तो वहीं पर है, ठीक है। तो करने में कोई बुराई नहीं है, सही करो ज़्यादा सही है, तरीका चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दिख रहा है। अब ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अगर इसको देखेंगे तो -4 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 3, तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 गया 6, और साइन जो है माइनस का यहाँ पर इसलिए आता है, मतलब माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर का साइन हम लेते हैं। अगर ये ऐसे होता, अगर मान लो ये ऐसे होता कि माइनस का 3 होता और प्लस का 9 होता, आंसर तो 6 ही आता, लेकिन प्लस का 6 आता, क्यों? क्योंकि उस समय 9 जो है प्लस का था। हमेशा बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही हम आंसर में साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 प्लस का है और 9 माइनस का है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आया है वो माइनस का 6 आया है। आगे का सर इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना तरीके से, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लो आप P2 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का प्लस का 2 है, इसका स्क्वायर और प्लस 3। सिंपल है, सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब प्लस देखो, ये 10 प्लस का है, ये प्लस 10, दोनों को प्लस कर लो तो आ जाएगा 13 और माइनस का 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, सोचो। ये 16 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का कुछ हो गई बात क्लियर, इस तरह से। चलिए अब आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वो दिए हैं। पहला दिया है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट दिया है पी वाई क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या है, पीटी, पीटी क्या दिया हुआ है 2 प्लस पी प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको इसके लिए भी, इसके लिए क्या निकालना है, एक तो P1 की वैल्यू निकाल दो, P2 की वैल्यू निकाल दो, और सॉरी P0, P1 और P2, ठीक है। इसका कहने का मतलब है
कि पहले y की जगह 0 रख के वैल्यू निकाल दो, फिर y की जगह 1 रख के वैल्यू निकाल दो, और फिर y की जगह 2 रख के वैल्यू निकाल दो, ये कह रहा है। ठीक है, तो निकालो, कैसे निकालेंगे? P0 निकालो पहले। P0 निकालोगे तो y की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 + 1, तो आंसर क्या आ गया? +1 आ गया। अब P1 निकालोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -1 + 1, +1 -1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। फिर P2 निकालो, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -2 + 1, ये हो जाएगा 4, -2 + 1, ये हो जाएगा 5 - 2, और आंसर आएगा 3। ठीक, आगे बात सुन। तो P0 निकाला तो 1 आया, P1 निकाला तो फिर 1 आया, और P2 निकाला तो 3 आया। इस तरह से है। ठीक है, अब एक बार इसमें देख लो, इसमें भी ये निकालना है। P0 निकालो, P0 निकालोगे तो जाएगा 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर और -0, 0 की क्यूब। ठीक है भाई, t था जहाँ पर, वहाँ पर हमने सब जगह 0 रख दिया। जब 0 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 + 0, मतलब 0 तो खत्म ही हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर P1 निकालोगे तो क्या आएगा? 2 + 1 + 2 और 1 का स्क्वायर और -1 की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस का 2 आ गया और माइनस का 1 रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 यानी कि 4। आगे बात समझो। और इसी तरह से फिर आप P2 निकालोगे। P2 निकालो, इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में है, मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, आपको केवल सिंपल वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? Px है और x - 1 और x + 1, ये है। अब आपको इसमें क्या निकालना है? पहले P0 निकाल लो। P0 निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 - 1 और 0 + 1। जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर -1 रह जाएगा और यहाँ पर +1 रह जाएगा। -1 की +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और 1 हो जाता है। उसके बाद P1 निकालोगे तो क्या आएगा? 1 - 1 और 1 + 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर निकालो P2। P2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? × 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट जो है आपको खुद से करना है, उसमें सिंपल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, पता चल जाएगा हमें भी कि क्या स्थिति चल रही है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन्होंने हमें हर पार्ट में एक Px दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x या कोई भी वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, तो 3x + 1, और इन्होंने x की एक वैल्यू दी है। x की वैल्यू क्या कहती है? -1/3। अब इसका पूछना ये है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो हमने x की वैल्यू दी हुई है, क्या वो इस Px का 0 है? तो कैसे पता चलेगा? इसमें x की जगह -1/3 रख दो, पता चल जाएगा। कैसे? रख के देखो, 3 × -1/3 और +1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा -1 और यहाँ पर बचा +1, इसका मतलब ये क्या आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं
कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 px 3x प्लस 1 का एक शून्यांक है। आगे बात सुनना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फाइव एक्स माइनस फाइव इन्होंने दिया हुआ है पी एक्स, और x में दिया हुआ है 4/5। तो रख के देखो क्या आएगा। अगर हम p 4/5 निकालते हैं, ये हमने क्या निकाला है p -1/3। ये चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है ना। जैसे कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करो, लिखा करो इस चीज़ को, उससे क्या होता है पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 5 × 4/5 -5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 - 5 बचेगा। यानी कि p 4/5 पर क्या है 4 - 5। इसी तरह से आपको सभी में वैल्यू रख के दिखानी है कि क्या क्या वैल्यू इसमें आती है। थर्ड क्वेश्चन में, मतलब थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें इन्होंने px दिया हुआ है x² -1, और इन्होंने x की दो वैल्यू दी हुई हैं, एक तो है 1 और एक है -1, 1, -1। ये कह रहा है दोनों वैल्यू रख के देखो इसमें। तो पहले जो है p1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और 1 - 1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब p -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो गया, और -1 हो गया, तो यहाँ पर अगेन 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 बोथ आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² -1। ये दोनों इसके जीरोस हैं, दोनों जीरोस है ना। बट जिसमें जीरो नहीं आ रहा, जिसमें जीरो नहीं आ रहा, कोई वैल्यू आ रही है, जैसा अभी 4 - 5 आया था, तो इसका मतलब 4/5 उस px का जीरो नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस px में x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 रखने पे ये जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस px के लिए क्या है जीरोस है। सिंपल सी बात है, वही स्टेटमेंट दोनों में लिख देनी है नीचे। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखो एक बार। px दिया हुआ है x + 1 और x -2, ये दिया हुआ है, और दो वैल्यू दी हुई है उन्होंने इसमें। x की दो वैल्यू दी हुई है, एक तो है -1 और एक है 2। -1 और 2 जो है प्लस का है। अब ये कह रहा है दोनों में बारी बारी से रख के देखो। तो पहले जो है p1 -1 निकाल लेते हैं। p -1 निकालोगे तो क्या आएगा -1 + 1 हो जाएगा, और -1 - 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से p2 निकालो। p2 निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 आ गया। और इसको करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया। तब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 दोनों ही क्या है इस px के 0 हैं। हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब सही होना चाहिए।
मान लो आपसे कोई किसी जगह का पता पूछे, अब चाहे उसको आप हिंदी में बताओ चाहे इंग्लिश में बताओ, है ना, अगर वहाँ पे वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बता रहे हो और वो सही जगह पहुँच भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैटर तो रिजल्ट से है ना, रिजल्ट सही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये फोर्थ पार्ट था आपका, है ना। फिफ्थ पार्ट जो है पी एक्स इज इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है 0। सिंपल सी बात है, इसमें तुम चीज 0 रखोगे तो सबको दिखाई दे रहा है 0 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आएगा 0। तो कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या है, पी एक्स इन्होंने दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू इन्होंने दी है माइनस एम अपॉन एल, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे हम, p माइनस एम अपॉन एल निकालो। कैसे निकालोगे, l इंटू माइनस एम अपॉन एल निकाल लो, l से l कैंसिल हो गया, प्लस m है इधर, तो माइनस m और प्लस m दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा समझ में। तो ये जो है इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस वन एम अपॉन एल इस पी एक्स का एक 0 है, ठीक। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं एक बार। सेवेंथ पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। सेवेंथ क्वेश्चन है ये, और इन्होंने x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर x की वैल्यू दी है माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, दो वैल्यू दी है इन्होंने हमें, और पूछा है कि दोनों इसकी जीरोस हो सकती हैं या नहीं। तो निकालो, पहले हम निकालते हैं p माइनस 1 अपॉन रूट 3। अगर हम p x की जगह माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू हो जाएगा माइनस 1 की जगह 1 आ जाएगा और रूट 3 की जगह 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। देखो ये रूट 3 से 3 कैसे होता है, जैसे रूट 3 है और इसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, 3 के ऊपर पावर है 1/2 और इस पूरे के ऊपर पावर है 2। जब इस तरह से होता है तो एक पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 की पावर 1 रह जाती है और यहाँ पर 3 रह जाता है, ठीक है। हालांकि इसको ब्रीफली हम पढ़ेंगे जब हम आगे जो एक्सरसाइज आएंगे, आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा रूट से कैसे नंबर बनता है, नंबर से कैसे रूट आता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये कैसे कैसे सॉल्व होती हैं, ये हर चीज़ हम बता के चलेंगे, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं वो हम बताएंगे। और अगर आपने ये ऐसा नहीं कि 9th क्लास में पहली बार पढ़ोगे, आप 7th में और 8th में शायद ये चीज़ें पढ़ चुके हो पहले, और अच्छा भी है अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगेगा अगर मैं समझाने पे आऊँगा तो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक। अब एक निकालो यहाँ पर p 2/√3, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, अगेन यहाँ पर 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह गया, 4 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। तो 2/√3 तो इसका 0 नहीं है, लेकिन -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0
है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0 नहीं है। आगे बात सर, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लास्ट पार्ट है इसका, ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं, थर्ड भी है, सही। तो थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है ये, लास्ट, ठीक है। देख लो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है शायद, हाँ 2x प्लस 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें वही चीज़ करनी है, p की जगह x की जगह 1/2 रख दो, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 2। अब ये 2 आ रहा है आंसर, ये इसका 0 तो है नहीं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, खत्म हो गया। अब लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखो उसमें क्या कह रहा है एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है शून्यांक ज्ञात करना है। पहला है, मान लो इन्होंने हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 5। अब इसका शून्यांक ज्ञात करना है। अब एक तरीका तो है कि बारी बारी से इसमें जो है नंबर रखते चले जाओ, 0 रखो, 1 रखो, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, इस तरह से रखते चले जाओ और फिर कहीं जा करके एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, लंबा प्रोसेस है। तो हम क्या मान लेंगे, मैं इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक एक तरीके से बता रहा हूँ। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, लेट यानी कि माना, ठीक है, माना x इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। माना x पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का एक शून्यांक है। ये हमने मान लिया कि x जो है वो पी एक्स का शून्यांक है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, सो दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। भाई हमने क्या कहा कि x जो है वो x प्लस 5 का एक 0 है, ऐसे मान लिया हमने। अब अगर ऐसा है तो x की जब वैल्यू उस पर रखी हुई है तो जाहिर सी बात है वो उसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। भाई यही तो होता हुआ आया है। अगर मान लो हमने कह दिया कि x प्लस 1 है, ठीक है, या x माइनस 1 है, और हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक शून्याङ्क है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब 1 को इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई x जो है, या इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि मान लो z, ठीक है, z मान लो, z इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। तो जब हम पी z निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z प्लस 5, और ये इसको 0 कर देगा। आई बात समझ में? भाई जैसे हम ये कह रहे हैं कि z जो है वो 0 है किसका, x प्लस 5 का, यानी कि x प्लस 5 में जब हम z की वैल्यू रखेंगे तो इसको 0 कर देगा, और जब यहाँ से इसको 0 कर देगा तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब z इज इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये पूरा इसका तरीका है, एक हर एक क्वेश्चन का आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, सेम इसी तरह से करना है। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
दूसरे क्वेश्चन में इसने माइनस दे दिया x माइनस फाइव। अगेन क्या करोगे, z मानोगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा जब पी जेड निकालोगे तो, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और फिर कह दोगे कि z इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस फाइव। आगे बात समझ। थर्ड देखो, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है। अगेन मान लो pz निकालो, pz निकालोगे तो 2z प्लस 5 आ जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब आएगा 2z 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। ठीक, चलिए फोर्थ देखते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, अब अगेन हम अगर निकालेंगे pz तो क्या आ जाएगा, 3z माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब यहाँ से जब z की वैल्यू निकालोगे तो 2 अपॉन ये 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2/3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है, px इज इक्वल टू 3x। अब अगर हम pz निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3z, ये किसके बराबर हो गया, 0 के, और जब z 3x बराबर 0 हो जाएगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू 0 रखने पर ये 3x px इज इक्वल टू 3x जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। और अगर ये चीज़ डाउटफुल है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें px दिया हुआ है इज इक्वल टू ax। ax दिया हुआ है और ये कह रहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो इसमें बोली है ना ये बात, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। भाई हम क्या करेंगे, वही मानेंगे, pz मानेंगे, और pz का मतलब हो गया कि ax जो है वो 0 के बराबर, ax जो है वो 0 के बराबर है। अब देखो कोई भी नंबर अगर दो मल्टीप्लिकेशन में है वो 0 कब होते हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि a 0 हो, a बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही 0 हों, a बराबर 0 और x बराबर 0। अगर दोनों ही 0 होंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएंगे। 3 कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता था, लेकिन इसने पहले एक बात कह दी कि भाई a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये कंडीशन वैलिड है और ना ही ये तीसरी वाली कंडीशन वैलिड है। अब केवल ये सेकंड वाली कंडीशन बचती है कि केवल और केवल x ही 0 हो सकता है, क्योंकि a तो इसने मना कर दिया, a जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, भाई 3 कंडीशन हो सकती थी। अब a और x जो है वो 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब यहाँ पर ये बात क्यों खड़ी हो रही है, जो हमने पहले किया था, जैसे मान लो कोई नंबर है 3x इज इक्वल टू 0, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, तो हमने सीधा सीधा कह दिया कि भाई x बराबर 0 है ना भाई, क्योंकि हमें 3 की तो वैल्यू पता है, 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 0 थोड़ी आ जाएगा। अगर 3 की x में मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 3 में x जो है वो 0 होगा, क्योंकि 3 की तो वैल्यू फिक्स है ना, 3 को 0 थोड़ी मान सकते हैं, 3 तो 3 है। ये x की वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पर ये x बराबर 0 आया है। ठीक,
और इसी तरह से यहाँ पर भी इसने पहले ही बोल दिया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट a x इज इक्वल टू 0 एज x इज इक्वल टू 0। आगे बात सुन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देख लो एक बार। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, px दिया हुआ है इन्होंने, c x प्लस b, ये कह रहा है कि c डज नॉट इक्वल टू 0, और जहां पर c और d जो है वो वास्तविक यानी कि रियल नंबर है। क्या है वो? एक रियल नंबर है, दोनों के दोनों, और c जो है वो 0 के बराबर नहीं। ऐसा ही इसलिए कहता है, अगेन जब मैं pz निकालूंगा तो क्या होगा, cx प्लस d बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी cx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d अपॉन c। आगे बात समझ में? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस d अपॉन c। ये लिखा जा सकता है, अगर ये रियल नंबर ना होते, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती। और दूसरा, अब इसने ये जो कहा है c बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों कहा? इसको पता है कि c नीचे आ रहा है। अब अगर कहीं पर c नीचे आता है तो वहाँ पर हो जाता है इन्फिनेटिव। क्या हो जाता है वहाँ पर? इन्फिनेटिव हो जाता है। और ये x की वैल्यू इसमें इन्फिनेटिव नहीं हो सकती, इन्फिनेटिव वैल्यू रखने पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमें तो 0 चाहिए ना, इन्फिनेटिव थोड़ी चाहिए। अगर यहाँ पर ये मना कर देता तो हमें तो ऐसा लगता कि 1% अगर ये 0 हुआ तो ये तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, लेकिन इसने पहले ही मना कर दिया कि c जो है वो 0 नहीं है। इसलिए हम इस चीज़ से बच गए कि अगर माइनस d अपॉन 0 हो जाता तो ये इन्फिनेटिव हो जाता। आई बात समझ में? चलो, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.2, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास की तैयारी अच्छे से करके चलेंगे। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ग्रहणखंड प्रमेय है, वो हम पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज में। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।